जो अब इस भाग में हम दूसरी परिभाषाओं को देखेंगे। जोत भूमि का वह खंड, जोत क्या होता है? जोत भूमि का वह खंड होता है जो कि एक भू खातेदारी, पट्टे, वचनबद्धता या अनुदान के अधीन किसी व्यक्ति के कब्जे व प्रयोग में हो, जोत कहलाता है। यह धारा 4 के खंड 12 में वर्णित है। सुधार, सुधार क्या है? जोत का सुधार जिसे कहते हैं। किसी जोत का सुधार से तात्पर्य ऐसे कार्य से है जो कि मूल्य में भौतिक रूप से वृद्धि करे तथा जो उस भूमि के लिए उपयुक्त हो तथा उस प्रयोजन के लिए सुसंगत हो जिस हेतु जोत को धारित किया गया जा रहा हो। और यदि जोत पर न निर्धारित किया जाए परंतु जोत के लाभ के लिए प्रत्यक्ष रूप से संपादित किया जाता है अथवा संपादन के उपरांत जोत के लिए प्रत्यक्षतः लाभप्रद बनाया जाता हो, उपरोक्त उपबंधों के अधीन निम्नांकित संकर्मों को भी जोत में सुधार संबंधी कार्य माना गया है। जैसे पहले नंबर पर कहा गया है, किसी कार्य हेतु जल के एकत्रीकरण, आपूर्ति या वितरण के लिए तालाबों, कूपों, जल प्रणालियों, तटबंधों का निर्माण तथा अन्य तत्समान कार्य। दूसरा, भूमि पर अत्यधिक जल जमाव के निकास हेतु अथवा बाढ़ या जल प्रवाह से, भूमि के कटाव या अन्य क्षति से भूमि को संरक्षित करने हेतु निर्माण कार्य। तीसरा, भूमि को कृषि योग्य बनाना, भूमि का समतलीकरण या सीढ़ीदार बनाना, सीमाबंदी, घेरना एवं वृक्षारोपण करना। चौथा, जोत पर या उसके आसपास जोत के सुविधाजनक एवं लाभप्रद उपयोग हेतु भवन का निर्माण, परंतु ऐसा निर्माण आबादी अथवा नगरीय क्षेत्र में नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि नगर क्षेत्र में और आबादी में ऐसा निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। चौथा है, पूर्वोक्त कार्यों में किसी कार्य का नवीनीकरण अथवा पुनः निर्माण अथवा उसमें परिवर्तन या परिवर्धन। ये धारा इस संहिता की धारा 4 के खंड 13 में उपबंधित है। साधारण रूप से इन कार्यों को अकाल्पनिक न होकर अस्थायी अथवा दीर्घकालिक प्रकृति का होने पर ही जोत का उन्नति कारक माना जाता है। ऐसे कार्य किसी एक जोत अथवा अनेक जोतों के लिए लाभप्रद हो सकते हैं। यदि एक से अधिक जोतों के लिए यह सुधारात्मक है तो सभी जोतों के संदर्भ में ऐसे कार्य को सुधार माना जाता है। अब भूमि की परिभाषा दी गई है। भूमि से क्या तात्पर्य है? भूमि से तात्पर्य ऐसी भूमि जो कि कृषि के संबद्ध या कृषि से संबद्ध प्रयोजनों हेतु धारण की जाए अथवा अध्यासित कब्जे में रखना हो, परंतु संहिता के अध्याय 7 जो कि धारा 54 से 58 तथा अध्याय 8 धारा 59 से 73 एवं धारा 80-81 तथा धारा 176 लागू होने वाले विषयों में वर्णित भूभाग को धारा 4 के खंड 14 के संदर्भ में भूमि नहीं कहेंगे। उसके बाद आती है परिभाषा भूमिधारक। भूमिधारक कौन होता है? भूमिधारक वह व्यक्ति है जिसे इस संहिता के यानी कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 75 में संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर, धारा 76 में असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर तथा धारा 78 में आसामी कहा गया है। इन्हें संहिता में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप भूमि पर नियंत्रण रखने का अधिकार है। संहिता इन्हें जोत भूमि के स्वामी के रूप में राजस्व अभिलेख के में प्रविष्टि प्रदान करती है। इसके द्वारा राजस्व अधिकारी को राजस्व लगान या मालगुजारी का भुगतान किया जाता है। संहिता में इसे रेंट कहा गया है। ये
धारा 4 के खंड 15 पर आधारित है। अब आता है रेवेन्यू कोर्ट, राजस्व न्यायालय। राजस्व न्यायालय क्या है? राजस्व न्यायालय में कहा गया है कि राजस्व न्यायालय में राजस्व परिषद के तथा राजस्व परिषद के सभी सदस्य, राजस्व आयुक्त, राजस्व अपर आयुक्त, अपर कलेक्टर, मुख्य राजस्व अधिकारी, असिस्टेंट कलेक्टर, बंदोबस्त अधिकारी, सहायक बंदोबस्त अधिकारी, अभिलेख अधिकारी, सहायक अभिलेख अधिकारी, तहसीलदार, तहसीलदार न्यायिक तथा नायब तहसीलदार, सभी अथवा इनमें से कोई प्राधिकारी सम्मिलित है। तो ये राजस्व न्यायालय की परिभाषा इस अधिनियम की धारा 4 के खंड 16 में वर्णित है। यहाँ ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि जो हम बात ऊपर कर चुके हैं उसमें मुख्य राजस्व अधिकारी से नायब तहसीलदार तक वर्णित अधिकारियों के स्थान पर असिस्टेंट कलेक्टर, बंदोबस्त अधिकारी तथा सहायक बंदोबस्त अधिकारी, अभिलेख अधिकारी, सहायक अभिलेख अधिकारी, तहसीलदार व नायब तहसीलदार वर्णित था। इसे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2016 की धारा 5 ग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। परिणामतः राजस्व न्यायालय की परिभाषा में मुख्य राजस्व अधिकारी तथा तहसीलदार न्यायिक के प्राधिकारी भी सम्मिलित हो गए हैं। 2016 संशोधन से पूर्व की परिभाषा पूर्व प्रयुक्त संयुक्त प्रांत भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 4 की उपधारा 8 के समान ही है। राजस्व अधिकारी किसे कहते हैं? ये इस अधिनियम की धारा 4 के खंड 17 यानी कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत के धारा 4 के खंड 17 के अंतर्गत राजस्व अधिकारी को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार आयुक्त, अपर आयुक्त, कलेक्टर, अपर कलेक्टर, मुख्य राजस्व अधिकारी, उप जिलाधिकारी, सहायक कलेक्टर, बंदोबस्त अधिकारी, सहायक बंदोबस्त अधिकारी, अभिलेख अधिकारी, सहायक अभिलेख अधिकारी, तहसीलदार तथा तहसीलदार न्यायिक, नायब तहसीलदार व राजस्व निरीक्षक या राजस्व अधिकारी होंगे। राजस्व न्यायालय क्या होता है? इसको धारा 4 के खंड 16 तथा में दिया गया है और कहा गया है कि राजस्व न्यायालय तथा राजस्व अधिकारी यानी कि धारा 4 के खंड 16 तथा राजस्व अधिकारी तथा धारा 4 के खंड 17 का तुलनात्मक जब हम अध्ययन करते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि दोनों परिभाषाओं में कुछ पदधारकों को छोड़कर राजस्व परिषद के सदस्य और राजस्व निरीक्षक, तहसीलदार न्यायिक शेष दोनों परिभाषाओं में सम्मिलित हैं। इसका अर्थ यह है कि जो पदधारक दोनों परिभाषाओं में वर्णित है वे जब न्यायिक कार्य करते हैं तो राजस्व न्यायालय होंगे तथा राजस्व प्रशासन के कार्य करते समय वे राजस्व अधिकारी होंगे। उप जिलाधिकारी से तात्पर्य क्या है? इसमें इस अधिनियम में के धारा 4 के खंड 18 के अंतर्गत उप जिलाधिकारी को भी परिभाषित किया गया है और उसमें कहा गया है कि तहसील का प्रभारी सहायक कलेक्टर उप जिलाधिकारी कहलाता है। राजस्व प्रशासन की दृष्टि से जिला तहसीलों में विभाजित किया गया जाता है जो जिले का उपखंड होता है। राज्य सरकार जिले के किसी एक से अधिक उपखंड हेतु प्रथम श्रेणी के किसी सहायक कलेक्टर को प्रभारी नियुक्त कर सकती है। तहसील उपखंड के राजस्व अधिकारी प्रभारी सहायक कलेक्टर के अधीन कार्यरत होते हैं। सहायक कलेक्टर के अधीन कार्यशील होते हैं। टोंगिया रोपवनी
को इस अधिनियम की धारा 4 के खंड 19 में व्याख्यात किया गया है, जो इस प्रकार है। जब किसी भूभाग पर अनेक वृक्षों को इस रीति से रोपित किया जाता है कि आरंभ में इन्हें कृषि फसल के साथ उगाया जा सकता है, परंतु रोपित वृक्षों की वृद्धि के साथ भूमि का अधिक भाग आच्छादित कर लेने के कारण कृषि फसल का उगाया जाना संभव नहीं होता, तो इसे टोंगिया रोपवानी कहते हैं। धारा 77 में प्रावधानित है कि कुछ विशिष्ट प्रकार की भूमि में भूमिधरी का अधिकार प्राप्त नहीं किया जा सकता। धारा 77 के उपधारा अंग में वर्णित है कि वह भूमि जिसे राज्य सरकार द्वारा टोंगिया बागान रोपनी के लिए पृथक रक्षित अथवा आश्रित घोषित किया गया हो, उस पर भूमिधरी अधिकार नहीं प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद गांव शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसमें इस उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 4 के खंड 20 के अंतर्गत गांव को परिभाषित किया गया है। गांव क्या होता है? इसमें कहा गया है कि एक ऐसा स्थानीय क्षेत्र जो चाहे घना हो या विरल हो, घना न हो या घना हो, तथा उससे संबंधित जिले के राजस्व अभिलेख में जिसे गांव के रूप में अभिलिखित किया गया हो, इसके अंतर्गत ऐसा क्षेत्र भी समाविष्ट है जिसे राज्य सरकार द्वारा सामान्य अथवा विशिष्ट अधिसूचना द्वारा गांव के रूप में घोषित किया जाए। संहिता में प्रदत्त परिभाषा निरसित अधिनियम की धारा 3 के खंड 25 में प्रदत्त परिभाषा से मेल खाती है, जिसके अनुसार गांव वह क्षेत्र है, पहला, जिसे स्थानीय क्षेत्र के रूप में जिस जिले में वह स्थित है उसके राजस्व अभिलेख में गांव अभिलिखित किया गया है। यह राजस्व कोई सबसे छोटी इकाई है जिसके निश्चित भूभागों और सीमाएं होती हैं। दूसरा, यह एकीकृत एक स्थान पर अथवा अनेक स्थानों पर मानव निवास इकाइयां हो सकती हैं। गांव की निश्चित आबादी नहीं होती। तीसरा, गांव के अनुसार ही राजस्व अभिलेखों का निर्माण किया जाता है। चौथा, वे क्षेत्र जिन्हें सामान्य अथवा विशिष्ट अधिसूचना द्वारा गांव के रूप में घोषित किया जाता है कि वे भी गांव होते हैं या गांव के क्षेत्र होते हैं। अब अगली परिभाषा गांव शिल्पी की है, यानी कि ग्रामीण कारीगर या ग्रामीण शिल्पकार। ये कौन लोग होते हैं? गांव शिल्पी या ग्रामीण कार्य शिल्पकार कौन लोग होते हैं? ये हम सामान्यतः जानते हैं कि बढ़ई, बुनकर, कुम्हार, लोहार, धोबी इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। ग्रामीण कारीगर या ग्रामीण शिल्पकार वह व्यक्ति है जिसकी आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि अथवा उसके अनुषंगिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग में आने वाले परंपरागत औजारों तथा अन्य सामानों या वस्तुओं का निर्माण अथवा मरम्मत हो, तथा इसके अंतर्गत बढ़ई जो कि लकड़ी के सामान बनाने और मरम्मत करने वाला होता है, बुनकर जो कि कपड़े ऊनी या सूती बुनने वाला या जुलाहा, कुम्हार मृत भांड मिट्टी के बर्तन आदि बनाने वाला, लोहार लोहे के सामान बनाने व मरम्मत करने वाला, रजतकार सुनार यानी कि चांदी एवं स्वर्ण के सामान व आभूषण बनाने व मरम्मत करने वाला, धोबी वस्त्र प्रक्षालन यानी कि कपड़े की धुलाई व इस्त्री करने वाला, मोची चर्मकार चमड़े के सामान जैसे चप्पल, जूते आदि का जो निर्माण या मरम्मत करने वाला होता है, या ऐसा कोई अन्य व्यक्ति भी ग्रामीण शिल्पकार है जो साधारण रूप से किसी गांव में स्वयं अपने श्रम से अथवा अपने परिवार के किसी सदस्य के परिश्रम में से शिल्पकारी
कारीगरी करके अपनी आजीविका अर्जित करता है। यानी कि गारमेंट शिल्पकार में वो सभी लोग आते हैं, इन लोगों के अलावा, जो कि अपने कार्य के द्वारा श्रम अर्जित करके किसी ग्राम में श्रम के द्वारा या अपने परिवार के किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी सदस्य के द्वारा परिश्रम से शिल्पकारी करते हैं, वह भी इस अधिनियम में गांव शिल्पी कहलाते हैं। इस संहिता की धारा 64 के खंड क व ख में क्रमशः सामान्य वर्ग का गरीबी रेखा के नीचे रहने वाला ग्रामीण शिल्पकार, ग्रामीण कारीगर तथा ग्राम सभा में निवास करने वाला कोई ग्रामीण कारीगर धारा 63 में निर्दिष्ट आबादी भूमि का आवंटन वरीयता में प्राप्त कर सकता है। धारा 64 के स्पष्टीकरण 2 के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे रहने वाला सामान्य श्रेणी के व्यक्ति का अर्थ वैसा ही होगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित किया जाए। गांव निधि, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत शब्द एवं पद में वही अर्थ होंगे जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 में उनके लिए प्रदान किए गए हैं। इसको इस अधिनियम की धारा 4 के खंड 22 में दिया गया है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2016 का 4 की धारा 5 जो द्वारा ग्राम पंचायत शब्द जोड़ा गया, इसे पूर्व गांव निधि व ग्राम सभा ही धारा 4 के खंड 22 में निहित थे। उपरोक्त शब्द एवं पद के अंतर्गत हम पाते हैं कि इनके अर्थ हेतु उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 का संदर्भ लेना जरूरी है, आवश्यक है। अधिनियम की धारा 32 में ग्राम में निधि का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक पंचायत के लिए एक गांव निधि की स्थापना की जाएगी। यह अधिनियम की धारा 41 के प्रावधानों के अधीन पारित आय व्यय के प्रस्तावों की शर्तों के अनुरूप अथवा इस अधिनियम या किसी समिति पर आरोपित कर्तव्यों व दायित्वों के निर्वाह में उपयोग की जाएगी। गांव निधि संबंधी धनराशियों के योग में से वह राशि घटा दी जाएगी जो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 के अधीन गांव कोष में जमा की गई है। धारा 32 के खंड 2 के अनुसार गांव निधि में संकलन इस प्रकार किया जाएगा। नंबर 1 क्या है? ग्राम सभा क्षेत्र में अधिरोपित कोई कर या कर की आय। दूसरा, राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत को प्रदान की गई धनराशियाँ। तीसरा, ग्राम पंचायत अधिनियम के अधीन पूर्व से ही विद्यमान ग्राम पंचायत के नाम, संचित अवशेष। चौथा, वे सभी राशियां जिन्हें न्यायालय द्वारा अथवा किसी अन्य कारण से गांव निधि में जमा करने की आज्ञा प्रदान की गई हो। पांचवा, धारा 104 के खंड 2 में अपराधों के उपशमन हेतु भुगतान की गई समस्त धनराशि गांव निधि में जमा कर दी जाएगी। छठा, ग्राम पंचायतों के सेवकों द्वारा एकत्र की गई कूड़ा करकट, गोबर, गंदगी, धूल, पशुओं के शव आदि की बिक्री से प्राप्त धनराशि, नजूल की संपत्ति और उसका लगान अथवा उसकी आय का ऐसा भाग जैसा राज्य सरकार द्वारा गांव निधि में जमा करने का निर्देश दिया जाए। आठवां, जिला पंचायत अथवा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा गांव निधि में अंशदान के रूप में प्रदान की गई धनराशि। नौवां, वे राशियां जो ग्राम पंचायत द्वारा ऋण स्वरूप प्राप्त की गई हैं अथवा दान स्वरूप प्राप्त की गई हैं। 10वां, वे राशियां
जो राज्य सरकार द्वारा साधारण या विशेष आज्ञा द्वारा गांव निधि को हस्तांतरित की जाएं। 11वां, वे सभी धनराशियां जो धारा 24 अथवा किसी अन्य विधि के अधीन निम्नलिखित में से किसी से प्राप्त हों, जैसे क किसी व्यक्ति से, क किसी निगम से, और ग राज्य सरकार से। फिर हम आते हैं 12वें पॉइंट पे, जिसमें यह कहा गया है कि वे राशियां जो सहायता अनुदान स्वरूप राज्य को संचित निधि से प्रदान की गई हैं तथा ग्राम पंचायत को दी गई हैं। ग्राम सभा, अब परिभाषा आती है ग्राम सभा की कि ग्राम सभा क्या होती है। इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज्य अधिनियम 1947 की धारा 2(6) के अंतर्गत ग्राम सभा का तात्पर्य ऐसी ग्राम पंचायत से है या ऐसे क्षेत्र से, ग्राम पंचायत के क्षेत्र से के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से गठित तथा धारा 3 के अधीन स्थापित किसी निकाय से है। ग्राम सभा किसी एक ग्राम के लिए अथवा ग्रामों के समूह के लिए की जाएगी। ग्राम सभा की स्थापना राज्य सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के माध्यम से की जाएगी। जहां ग्राम सभा समूहों के लिए की जाएगी, वहां ग्राम सभा का नाम सर्वाधिक जनसंख्या वाले ग्राम के नाम पर होगा। ग्राम पंचायत उत्तर प्रदेश पंचायत राज्य अधिनियम 1947 की धारा 2(j) के अनुसार ग्राम पंचायत का तात्पर्य अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत संगठित ग्राम पंचायत से है। यह एक निगमित निकाय होगी। धारा 11(क) के अनुसार ग्राम पंचायत का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में जनसंख्या के अनुसार सदस्यों का चयन किया जाता है, जो कि इस प्रकार से होता है। पहला, 1000 तक 9 सदस्य। दूसरा, 1001 से 2000 तक 11 सदस्य। तीसरा, 2001 से 3000 तक 13 सदस्य। चौथा, 3000 से अधिक 15 सदस्य। अर्थात ग्राम पंचायत में न्यूनतम 9 सदस्य व अधिकतम 15 सदस्य होंगे। ग्राम पंचायत के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल ग्राम पंचायत के कार्यकाल तक रहेगा। अब आता है कृषि वर्ष। कृषि वर्ष किसे कहते हैं? ये इस अधिनियम की धारा 4 के खंड 23 यानी कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 4 के खंड 23 में वर्णित है। संहिता की धारा में ये कहा गया है कि इस धारा में ये कहा गया है कि कृषि वर्ष, जिसे फसली वर्ष भी कहा गया है, इसमें परिभाषित है यह 1 जनवरी से प्रारंभ होकर 31 दिसंबर को समाप्त होने वाली 12 माह की अवधि गणना को कैलेंडर वर्ष कहते हैं। इसमें माह जुलाई के प्रथम दिन से आरंभ होकर जून के 30वें दिन को समाप्त होने वाली अवधि कृषि वर्ष या फसली वर्ष कहलाती है। यह फसली वर्ष, यहाँ स्पष्ट करना आवश्यक होगा कि फसली वर्ष का प्रारंभ भारत के मुगल सम्राट अकबर द्वारा 1555 ईस्वी को किया गया। इस वर्ष को उसके द्वारा फसली 963 यानी कि सिंहासन पर बैठने का हिजरी वर्ष कहा गया। अतः अंग्रेजी वर्ष में 1555 से या 963 यानी कि 592 वर्ष घटाने पर फसली वर्ष आ जाता है। यदि अवधि जुलाई से दिसंबर हो तो 592 वर्ष, अन्यथा जनवरी से जून की अवधि है तो 593 घटाकर फसली वर्ष मिलेगा। जैसे कि जुलाई 2017 से अक्टूबर 2017 के लिए फसली वर्ष होगा 2017 माइनस 592 यानी कि 1425 फसली। उसी प्रकार अगर हम दूसरा उदाहरण लेते हैं
तो जनवरी 2018 से जून 2018 के लिए फसली वर्ष होगा। इसमें 2018 में से 593 को घटा करके जो आएगा, जैसे कि 1425 आ रहा है, तो वो अभी फसली वर्ष होगा। इसी प्रकार हम आगे करते जाएंगे इसी आधार पे, और फसली वर्ष मालूम होता रहेगा कि कौन सा फसली वर्ष चल रहा है। उसके बाद आता है मध्यवर्ती। ये भारतीय उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के धारा 4 खंड 24 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है कि मध्यवर्ती क्या होता है। मध्यवर्ती का तात्पर्य जब उसका संबंध किसी आस्थान से हो तो उक्त आस्थान अथवा किसी भाग का भूस्वामी, उपभूस्वामी, महास्वामी, अवध के अस्थायी पट्टेदार तथा अस्थायी काश्तकार अथवा इनमें से किसी का ठेकेदार है। निरसित उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 3 के खंड 8 में आस्थान की परिभाषा प्रदान की गई है। इसके अनुसार खेवट में प्रविष्ट भू संपत्ति आस्थान होती है। खेवट में प्रविष्ट भू संपत्ति आस्थान होती है। ये क्यों कहा गया है? ये इसलिए कहा गया है कि जो हमारा भूमि व्यवस्था अधिनियम, जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 3 के खंड 8 में परिभाषित है कि आस्थान किसे कहा जाएगा। उसके अलावा खतौनी में इसके लिए और भी बात कही गई। खतौनी में प्रविष्ट भूमि भी आस्थान है। खेवट एक प्रकार का अभिलेख होता है जिसमें महाल के सभी भूस्वामियों को अभिलेखित किया जाता है। महाल मालगुजारी करने की सबसे छोटी इकाई थी। महाल जो है वह सबसे छोटी इकाई थी मालगुजारी एकत्रित करने के लिए। कई ग्रामों को मिलाकर महाल बनता था। इस क्षेत्र के सभी भूस्वामी सरकार को मालगुजारी देते थे। इस अभिलेख यानी कि खेवट में उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 32 क के घ तक में वर्णित भू संपत्ति प्रविष्ट होती थी। इसके अतिरिक्त खतौनी में, जिसमें भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 32 अंगों में वर्णित भू संपत्ति की प्रविष्टि होती है तथा इसमें वक्फ की भूमि